बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को की जाने वाली पेशकश ने लंदन प्लान 2 उड़ा कर रख दिया है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के नाम एक जवाबी पैगाम जारी किया गया है, उन्हें एक मैसेज पहुंचाया गया है जिसे आखिरी पैगाम करार दिया जा रहा है डील करने के लिए इमरान खान से। और अडयाला में गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान जो मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई, उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ अहम तरीन इकट्ठ 20 से जायद जर्नैलों का और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अहम तरीन मशवरा पाकिस्तान की टॉप अस्करी क़यादत की जानिब से दे दिया गया है। लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की खबर गर्म है, तमाम के तमाम सोशल मीडिया पर यही खबर चल रही है, इसलिए बज़ाहिर ये मामला दब गया है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, वेबसाइट और अखबारात की जीनत नहीं बन रहा और वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का जो मामला है, जिस पर हुकूमत के हमायती सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स की जानिब से भी इस वक्त वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन पर एहतजाज और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं। पहले यहीं से आगाज करते हैं, उसके बाद आपको इस मामले की जानिब लेकर बढ़ते हैं कि कैसे और क्यों कर इस माहौल के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अहम तरीन मशवरा टॉप अस्करी क़यादत की जानिब से दिया गया और कैसे इमरान खान साहब ने लंदन प्लान 2 उड़ा कर रख दिया। सूरत हाल यह है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मामले ने हुकूमत के अंदर भी फड्डा डाल दिया है और चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया तो सीडीए ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ऑपरेशन रोकने के साथ साथ पूरे इस्लामाबाद में तजावुज़ात और सरकारी ज़मीनें वागुज़ार करने के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो भी रोक दिया। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि वजारत दाखिला की जानिब से यह कहा गया था कि वो अमीर और गरीब में तफरीक किए बगैर ऑपरेशन करने जा रहे थे। अगर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा तो बाकी इस्लामाबाद में भी उस वक्त तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा जब तक वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला तय नहीं हो पाता। क्या यह खबर महज फैलाई जा रही है या वाकई ही कोई इस किस्म की बात है? क्योंकि सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम साहब की जानिब से किए गए दावे के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब पिंडी वाले ये चाहते हैं कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो और मोहसिन नकवी ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स गैर कानूनी तौर पर उनकी हाई कमान में लाए बगैर उन्हें इस्तेमाल किया। यह दावा किया जा रहा है अफसार आलम साहब की जानिब से। और सोशल मीडिया पर इस वक्त नौजवान सहाफ़ी और आम पाकिस्तानी अवाम ये सवालात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार उस वक्त अफसार आलम साहब को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की दीगर क़यादत को जब पाकिस्तान में आइन और कानून पामाल कर दिया गया था, उस वक्त इस किस्म की चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं आया? आज ये बात क्यों की जा रही है? पूछा यह जा रहा है कि बल्कि कहा यह जा रहा है कि भला हो मोहसिन नकवी साहब का कि जिन्होंने वन कॉन्स्टिट्यूशन को मैली आंख से देखा और अफसार आलम साहब की जो दुखती रग है वो छिड़ गई, वरना कौम ऐसे दिलचस्प राजों से जो है वो महरूम ही रहती, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और यह भी पूछा जा रहा है कि जिस एलीट क्लब इमारत में यह दावा किया जा रहा है कुछ अकाउंट्स की जानिब से, जो है वो उबैद भट्टी साहब ने भी ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिस एलीट क्लब इमारत में अफसार आलम साहब का अपना फ्लैट था, इस पर मोहसिन नकवी का जो हमला है उसको रेड हमला करार दे दिया गया है और रेंजर्स की मदद लेना गैर आईनी गैर कानूनी करार पाया है। इससे कबल दर्जनों आम बस्तियां मलिया मेट हुई, तब चुप थे सब। सियासी कारकुनों पर असली गोलियां चली, लोग कत्ल हुए, वो उनको रबड़ की गोलियां लगती थीं और रेंजर्स का वहां इस्तेमाल आईनी और कानूनी लगता था। और फिर आगे चलकर उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे कैसे मुनाफिक लोग सहाफत में आए हैं और अवाम को रोजाना की बुनियाद पर गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये कुछ आपके सामने जो है वो अफसार साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। साहब ने क्या किया, उन्होंने इस्लामाबाद के दिल में सबसे अहम शाहरा के सबसे अहम जगह पे 2 बिल्डिंग्स, उन पे उन्होंने हमला किया, इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया और रेंजर्स को इस्तेमाल किया। अब रेंजर्स जो हैं वो सर्विंग
आर्मी कमांड के नीचे होती हैं। और ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि रेंजर्स को उनकी हाई कमांड के हुक्म के बगैर इस्तेमाल किया गया। 20 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही ये बात बाहर निकली, रेंजर्स को वापस बुला लिया गया, और इसलिए कि मोहसिन नकवी ने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे रेंजर्स को इस्तेमाल किया एक बिल्डिंग का कब्जा लेने के लिए, इस बुनियाद पे कि कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो कोर्ट का ऑर्डर लिखा हुआ अभी नहीं आया था। वो जुबानी उन्होंने कहा, जो जज साहब थे उन्होंने जुबानी ये कहा अदालत में सीडीए को सुनिए जरा। और जो पार्टी थी डेवलपर उनको, और जो रेजिडेंट्स थे उनको, पार्टी को उन्होंने कहा, जो डेवलपर्स थे उनको कहा कि आपकी पिटीशन डिसमिस्ड, जो रेजिडेंट्स थे उनको कहा डिस्पोज्ड ऑफ। बस ये बात की उन्होंने, और कुछ उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। मेरी इतलात के मुताबिक, ऑथेंटिक इतलात के मुताबिक, पाकिस्तान के ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अदालती निज़ाम है उसको भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि बड़े साहब पिंडी वाले वो ये चाहते हैं कि ये हो। अब मेरे सवालात हैं यहाँ पे कुछ, जिनके जवाबात देना मोहसिन नकवी पे भी फ़र्ज है, और जिनका वो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि लेकिन हमारे भी यहाँ कुछ सवालात हैं कि क्या इससे पहले गुज़श्ता 4 बरसों में ऐसा नहीं हो रहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत आला अदालतों को इस किस्म के पैगामात पहुँचाए गए हों मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, दीगर कुछ लोगों की जानिब से, कि आप ये फ़ैसला करें, फ़लाँ जो पिंडी वाले साहब हैं, जो बड़े साहब हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। आप यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ, जो रेंजर्स का इस्तेमाल हुआ मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बग़ैर उनकी हाई कमान को बताए, उसमें पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये पहुँचाया गया था कि जनाब अभी कोर्ट के तहरीरी आर्डर भी नहीं आए थे, लेकिन कहा उन्हें यह गया कि पिंडी वाले बड़े साहब ये चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के दिल में बिल्डिंग पर हमला किया, रेंजर्स को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उनकी कमांड के हुक्म के बगैर इस्तेमाल किया गया, अभी कोर्ट का तहरीरी आर्डर भी नहीं आया था। और ये बात कर रहे हैं जो है वो मोहम्मद उमैर साहब, ये लिखते हैं कि साबिक नून लीगी रहनुमा, मौजूदा सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम साहब ये लीगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और मामला यही नहीं रुका, बल्कि इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जजेस को अप्रोच किया, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स को गैर कानूनी तौर पर उनकी हाई कमान के इल्म में लाए बगैर इस्तेमाल किया। ये अबसार आलम साहब का दावा है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है उनकी जानिब से, वो क्या बात कर रहे हैं, सुनिए ज़रा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है इस मुल्क के चलाने वालों से कि इस मुल्क के लोगों पर रहम करें। मैं मोहसिन नकवी को 2001 से जानता हूँ। जिस वक्त मैं तलत हुसैन और काशिफ अब्बासी CNN के लिए काम करते थे, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब CNN के स्टाफ के लिए गाड़ियाँ किराए की अरेंज करके दिया करते थे। आज वो इस मुल्क के मालिक हैं, इस्लामाबाद के मालिक हैं। मुबारक उनको तरक्की, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इंसान को इतना तकब्बुर नहीं करना चाहिए, जनरल फैज़ नहीं बनना चाहिए, जनरल फैज़ के इंजाम से सीखना चाहिए। तो आज के सिविलियन जनरल फैज़ से मेरी अपील है कि बस करें और जुल्म न करें लोगों पे। आपने कच्ची बाती के लोगों पे जुल्म किया, अब आप इसको इक्वल करना चाह रहे हैं, एक और बिल्डिंग को गिरा के इक्वल ना करो। इक्वल करना चाह रहे हैं आप एक और बिल्डिंग गिरा के। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अबसार आलम साहब का भी यहाँ पर फ्लैट है, दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और इसके साथ साथ कुछ दीगर लोगों के हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है। और कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जब गरीबों की बस्तियां गिराई जा रही थी तो उस वक्त एतराज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अब बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब 2001 में जो है वो CNN के लिए गाड़ियां अरेंज किया करते थे। मोहसिन नकवी साहब इससे पहले 26 नवंबर को डी चौक में उनके अहकामात के ऊपर क्या हुआ, क्या इसके ऊपर हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्तों ने किसी किस्म की कोई गुफ्तगू की? मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब के अंदर जब उनकी खिदमात ली गई थी निगरान हुकूमत के दौरान, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, इलेक्शंस जो उस दौरान होते रहे उनके उस वक्त उनके साथ जो है वो उन इलेक्शंस के साथ क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जब से वज़ीर दाखिला बने उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान के साथ क्या हुआ, आम पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हुआ, और बेशुमार दर्जनों इस किस्म के वाक़यात हैं, दर्जनों इस किस्म की चीज़ें हैं कि जिनके मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि इन मामलात में
جو ہے براہ راست طور پر اہم ترین اداروں کے کہنے کے اوپر عدالتوں سے اپروچ کیا گیا، اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے، اس وقت اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن آج اس بات کے اوپر سب کو یاد آ گیا کہ محسن نقوی صاحب کس کے نمائندے ہیں، محسن نقوی صاحب پنڈی والے بڑے صاحب کے کہنے کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب اتنا تکبر نہ کریں، وہ اتنا غرور نہ کریں، وہ سویلین جنرل فیض نہ بنیں، وہ جنرل فیض کے انجام سے سبق لیں۔ تو دیگر بھی کئی لوگ ہیں جن کے انجام سے سبق لینا چاہیے، جنرل ایوب صاحب کے انجام سے بھی سبق لینا چاہیے، جنرل ضیاء خان صاحب کے انجام سے بھی سبق لینا چاہیے، جنرل ضیاء الحق صاحب کے انجام سے بھی سبق لینا چاہیے، جنرل مشرف صاحب کے انجام سے بھی سبق لینا چاہیے۔ تو آج جو کچھ ان تمام سابق فوجی جرنیلوں کے نقش قدم پر چل کے پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اس حوالے سے بھی محسن نقوی صاحب کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے؟ کیا اس حوالے سے بھی محسن نقوی صاحب کے باسس سے اس ملک کے اصل حکمرانوں سے سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ احمد وڑائچ صاحب نے بھی لکھا کہ ابصار عالم صاحب کو چاہیے کہ وہ سندھ سے جہاز بھر بھر کر پیسے دبئی جانے والے الزام کو بھی ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں، سب کچھ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ادارے ایکشن لے سکیں۔ ایسے الزام سے تو پاکستان کی عالمی ساکھ کو سخت نقصان ہوگا۔ کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ ایویشن ڈویژن وزارت دفاع کے ماتحت ہے؟ کیا وزارت دفاع یا آفیشیل ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے؟ اور کیا کہ سندھ کے مختلف ایئرپورٹس پر آج بھی جہاز اتر رہے ہیں جو کالا دھن دبئی لے کر جا رہے ہیں؟ محمد ذیشان اوان صاحب نے ابصار عالم صاحب کے حوالے سے کوٹ کیا، اس پر شہزاد پراچا صاحب نے یہ پوچھا اور پھر احمد وڑائچ صاحب بھی یہ پوچھ رہے ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کیا واقعی موجودہ حکومت جو ہے اس کو گھر بھجوانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں؟ کیا معاملات قومی حکومت کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ چند دن پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے کی جانے والی آفر ایک قسم کا چیلنج کہ وہ اس سے چاہے شہباز شریف صاحب کی منتخب حکومت ہو، چاہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں، چاہے چیف جسٹس ضیاء خان آفریدی صاحب ہوں، چاہے موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اپنے عہدے پہ قائم رہیں، ہم ان چاروں کی موجودگی میں الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ملک میں فی الفور الیکشن کی طرف لے کر جائیں، ملک کو، پاکستانی عوام کو ووٹ کا حق دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ رضوان گلزئی صاحب نے بھی لکھا کہ ویل ڈن ابصار عالم صاحب، محسن نقوی وہ مقدس گائے ہے جن پر تنقید کرتے ہوئے پی ٹی آئی والوں کے بھی پر جلتے ہیں، آج ان کو ابصار عالم صاحب نے مکمل ایکسپوز کر دیا۔ محسن نقوی کا بھی شکریہ کہ ابصار عالم صاحب کے فلیٹ والی بلڈنگ پر حملہ کرایا، ورنہ ابصار عالم صاحب یہ سب باتیں جانتے ہوئے بھی خاموش تھے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، یہ سن کر آپ یقینی طور پر سوچتے ہوں گے کہ کس ہیرے کو پاکستانی عوام نے منتخب کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچایا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والوں نے گزشتہ 1000 دنوں سے اس ہیرے کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ وہ ہیرا کیا تھا؟ ہمارے ادارے، عدالتیں اور سرکاری لوگ۔ یہ مظہر برلاس صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، عمران خان کو ہمارے ادارے، عدالتیں اور سرکاری لوگ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے بنی گالہ والے گھر کا بجلی کا بل 2,80,000 آ گیا، تو انہوں نے خود ایس ڈی او سے اس بات کی درخواست کی کہ بل بہت زیادہ آ گیا ہے، اس کی قسطیں کر دیں۔ ایس ڈی او حیران تھا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہے اور ذاتی گھر کے بجلی کے بل کی قسطیں کروا رہا ہے۔ دراصل سرکاری لوگوں نے ایسا وزیر اعظم دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہاں تو وزیر اعظم ایسی باتیں کرتے ہی نہیں تھے، یہاں تو حکم ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ یہ ہے جناب صورتحال اس ملک کی، اور اس وقت جو کچھ جو ہے وہ ون کنسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کچھ ہوا، ون کنسٹیٹیوشن ایونیو کے ساتھ لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح پورے پاکستان کے اندر اس وقت آ چکا ہے بھونچال، لیکن اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو جو پیغام پہنچایا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈیل کرنے کے حوالے سے، جس پر عمران خان صاحب کی جانب سے ایک قسم کا کھلا چیلنج، ایک قسم کا کھلا پیغام، اب اس حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دے دیا گیا سینئر ترین جرنیلوں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کی جانے والی پیشکش، کی جانے والی جو آفر ہے، اس کے اوپر غور ہو سکتا ہے، اور قومی
حکومت کی جانب بڑھنے کی بجائے ملک کو نئے عام انتخابات کی جانب بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس پر 20 سے زائد جرنیلوں نے مشورہ دے دیا ہے اس بات پر غور کے لیے، جو کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ 4 اہم شخصیات کی موجودگی میں بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی عوام پر ٹرسٹ ہے انہیں، پاکستانی عوام پر انہیں پورا یقین ہے، رب تعالیٰ کی ذات پر بھی ان کا ایمان ہے کہ جیسے 8 فروری 2024 کو تمام تر مشکلات ان کے لیے پیدا کر دی گئیں، لیکن اس کے باوجود رب کی ذات نے سرخرو کیا انہیں، ایک بار پھر وہ میدان عمل میں اترنے کو تیار ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔